आज 8 बजे तक की क्लास। हाँ अरे मैंने 7:30 बुला लिया है किसी को, कल से करता है, मतलब नेक्स्ट क्लास से। आज आधे घंटे ही है। बातें यार। कंटेंट तो उतना ही है ना। ठीक है, अपन लोग सिर्फ बुकिश पढ़ाई से पढ़ाई गिनते हैं। आपका जितना नॉलेज अपडेशन होता है, जितनी आपको बातें पता चल रही हैं, वो सारा कुछ पढ़ाई है। आ रहा है समझ? चलो तो कहाँ पहुँच गए हम लोग? ये अपन ने किया था लास्ट क्लास। सेक्शन 10 चालू है ना। सेक्शन 10 यही था जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बारे में मैंने जेनरिक बताया था आपको। ये भी पढ़ा ही दिया था। हाँ, ये मैंने एक्चुअली में पढ़ा दिया था। मैंने बोला था कि मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग क्या करते जाओगे। हाँ, कि एग्रीमेंट होना ही चाहिए, फ्री कंसेंट होना ही चाहिए, है ना, मतलब अपनी मर्जी से होगा कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कोई माइनर या पागल या जो व्यक्ति को मना है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी कानून में मना नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए, और ऐसे अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर्ड है वो है। ठीक है, फिर कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें जैसे एक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था अपने वाइफ को कि मेंटेनेंस का अमाउंट देगा वो हर महीने, ठीक है, जब तक वो अब्रॉड है, और फिर वो नहीं पे कर पाया। वाइफ ने केस किया, लेकिन वाइफ केस हार गई, क्योंकि ये कोई एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये क्या था? डोमेस्टिक। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन था ही नहीं। पर अगर मान लो कि डिवोर्स हो जाए और फिर कोर्ट बोले तो वो फॉर्मल है, वो अलग चीज़। ठीक है ना। लेखपाल, मिस्टर लेखपाल ने बोला बच्चे को कि सीए का एग्ज़ाम पास कर लो, 5 लाख रुपए देंगे। फिर पापा मुकर गए कि नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो वो क्या है, कर सकते हैं, वो सोशल एग्रीमेंट था। ठीक है ना। फिर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। द कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और रिटन, नो डिफरेंस इन लीगल इफेक्ट बिटवीन a written and oral contract generally. However, certain contracts require writing, registration or specific formalities to be enforceable. सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? बात की बोल के। सर लेकिन प्रूफ क्या रहेगा? अरे तो वो वही तो proof नहीं नहीं नहीं, अगर आप प्रूफ कर पाओगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। सर जैसे आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया सर। तुमने मेरी लाइन सुनी कि नहीं पहले? हाँ सर सुनिए। हाँ, सर जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ईयर में, लीगलिटीज के साथ किया होगा, तो सर बी और ए दोनों एक दूसरे के लिए इन्फोर्सबल हो गए, मतलब वो कर सकते हैं केस। सर अगर दोनों ने ओरल एग्रीमेंट किया होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो कैसे करेंगे सर एक दूसरे के ऊपर प्रूफ जो भी करना होगा? ओरल कॉन्ट्रैक्ट मैं ओरल लिखा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी। अरे सर सुनिए थी। नहीं सुनी ना। ये सवाल का ही तो जवाब मैं दे चुका हूँ ना। अब मैं समझाता हूँ कैसे। पहले बताओ मैंने क्या बोला। सर आपने बोला कि सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट जैसे लीगल कर सकते हैं। नहीं, मैंने लास्ट लाइन क्या बोली थी जिसके लिए मैंने तुमसे बोला था कि तुमने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी? वो कौन सी लाइन थी? अगर proof कर सकते नहीं सुना तो फिर क्यों बोल रहे हो सुन लिया था? हाँ, ये देखो क्या थी लाइन। प्रूव कर सकते हो तो ही वैलिड होगा। तुम्हारा सवाल क्या है कि कैसे प्रूव कर सकते हैं? अरे समझो, अंतर समझो। कानून की एप्लीकेबिलिटी किस पॉइंट से स्टार्ट होगी? जिस पॉइंट पर तुम ये प्रूव कर दो कि नहीं नहीं हमारी बात हुई थी। अब चाहे तुम कोई सबूत लेकर के आ जाओ, सीसीटीवी लेकर के आ जाओ, रिकॉर्डिंग लेकर के आ जाओ, कुछ भी, जब तुम कोर्ट में नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बंदा बोल रहा है कि नहीं हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो नहीं हुआ। पर जो बोल रहा है कि हुआ, अगर उसने बता दिया कि नहीं ये व्यक्ति था, सुन रहा था, हम लोग की बात होती, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाएगा। अरे समझ, ये याद रखना हमेशा पूरे कॉन्ट्रैक्ट के समय। साबित सच और एक्चुअल सच डिफरेंट नहीं होता। साबित
जो प्रूफ हुआ है वही सच है। क्या है ना, देखो हमारा ये कॉन्सेप्ट बिगड़ क्यों गया, क्योंकि हम लोग देखते हैं मूवीज, वेब सीरीज, उसमें हम लोगों को ये दिखता है कि सच कुछ और है और प्रूफ कुछ और हुआ। सुंदर है, तुम बैठो जज की जगह, तुमने पूरी पिक्चर देखी है ना कि एक्चुअल में क्या हुआ, तुम बैठो जज की जगह, फिर देखो उसको, तो भैया वही सच है ना जो बता रहे लोग उसके हिसाब से। तो अगर मान लो कि जो झूठ बोल रहा है लेकिन वो सबूत पूरे पेश कर रहा है, तो मैं उसके खिलाफ जा कर के कैसे बोल दूं कि नहीं दूसरा सच बोल रहा है और ये झूठ बोल रहा है जो सबूत दे रहा है। तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? सच झूठ का फैसला सबूत से ही तो होता है। तो तुम ये सवाल कभी रेज नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हुआ लेकिन साबित हो गया कि नहीं हुआ। तो मैं तुमको बोलूंगा कि साबित करो कि हुआ, नहीं ऐसा नहीं। चलो, तो इंश्योरेंस के रिटर्न होने चाहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड। ठीक है। अबे तुम बात ही करते रहते हो, कंसंट्रेशन तुम्हारा हिल जाएगा फिर। ठीक है ना, तो ध्यान। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या बताया था, फटाफट बताओ तुम लोग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या बताया था? हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? करेंगे वो क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को भी अच्छे समझ में आए, आपको भी अच्छे समझ में आए। एग्जाम्पल पॉइंट्स लिखो, पूरे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, कुछ भी छूट क्या बातचीत करके भी हो सकता है वो तो। नहीं, तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने? एग्जाम्पल आपने इसका क्या? अगर मेरे को कुछ बेचना है स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कॉमा का कुछ कॉमा का। मैं बोल रहा हूँ मेरी एक कार खरीद लो, मेरे पास दो कार, एक रेड और एक ब्लैक, तो मैं एक कार बेच रहा हूँ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? क्यों? क्योंकि मीनिंग सर्टेन नहीं है कि कौन सा। ये देखो सुनो, मैंने पहले ही बताया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारा कैसा चलेगा, एक यूनिट। समझ रहे? तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको कैरी करना पड़ेगा हर क्लास का अगली क्लास में। समझ रहा है? उसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है ना? इसकी डेली की 1 घंटे की क्लास लगती है मॉर्निंग में, और होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन अलग से लिख के लाने पड़ते हैं। हाँ देखो, ये इसको तुम नॉर्मल 11-12 की तरह नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर ये मान लो कि तुम्हारा गया तो गया, ठीक है ना, ये कर रहा है अटेंड डेली, इससे पूछ लो कैसा चलता है। समझ में आ रहा है? कितने अभी 6-7 घंटे की क्लास चल रही है ना डेली बेसिस पे, 8 बजे से 1 बजे तक लगातार 7 घंटे पढ़ता है और फिर शाम को भी आता है, क्योंकि इसकी शुरू की क्लास छूट गई थी ना, ये 2-3, इस कारण से। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लेकिन इसको फिजिकली करना था तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है। फिर क्या था, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स आर इनवैलिड। आ रहा है समझ में? फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फिर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब इसके दबाव में कंसेंट ही होना चाहिए, कोई धमकी या झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलो, कंसेंसस एड इडम का मीनिंग क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ जिस सेंस में, आपको भी उसी सेंस में वो बात समझ में आ रही है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं तुम्हें अपना तोता बेच रहा हूँ, नहीं हाथी बेच रहा हूँ। मेरे पास एक हाथी है, मैं वो हाथी बेच रहा हूँ तुमको, लेकिन मेरे पास एक्चुअली में तोता है, उसका नाम मैंने हाथी रखा हुआ है। आ रहा है समझ? तो ये क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बोल रहा हूँ हाथी खरीदोगे 1 लाख में, तुमको लग रहा है अरे 5 लाख का हाथी 1 लाख में मिल रहा है, जबकि मैं तोता बेच रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसका तो नाम हाथी है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन तुमको सेम सेंस में नहीं पता थी ना बात, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में मतलब रिटन कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ का किया कि कोई हाथी तोता आया, तो
तो अगर सामने वाले ने सिग्नेचर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया तो भी कोई नहीं है ना। देखो धोखे से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर हो सकते आप। अगर आपको पता नहीं था कि भैया ये तोते को हाथी बोल रहा है तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, इनवैलिड बना ही नहीं, वॉइड है क्लियर है, वॉइडेबल नहीं। देखो एक चीज़ सुनो, अगर कोई चीज़ वॉइड है, वॉइड वॉइडेबल है ना, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। लॉ में आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आप कोई शब्द बोलोगे, मैं इसका मिलता जुलता शब्द बोलूँगा, हो सकता है आपको लगे कि सेम बात ही तो है, लेकिन वो अलग है। अगर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ उसका मतलब ध्यान रखना कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ज़्यादा करेक्ट है और वही यूज़ करना। सर जैसे वॉइड का मतलब उसके साथ ही वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कभी वॉइड मतलब इनवैलिड, वॉइड एग्रीमेंट मतलब शुरुआत से, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जब बना तब वैलिड था, थोड़े टाइम के बाद इनवैलिड हो गया। अभी आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब है ना, पार्टीज अगर 18 साल से ऊपर की हैं, साउंड माइंड है और कानून के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। 18 साल से कम का व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं। साउंड माइंड का व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई लूनाटिक यानी पागल, इडियट यानी जन्मजात मूर्ख, समझ में आ रहा है? सोचो कितना बड़ा, कोई इडियट बोले तो क्या जनरल बात है ना, क्या जनरल बात है? सर जैसे ल्यूनाटिक पर्सन है वो क्यों नहीं कर सकता सर पार्टिसिपेट? लूनाटिक, लूनाटिक मतलब सर वही पागल। तुमको क्या लगता है पागल क्यों नहीं कर सकता होगा कॉन्ट्रैक्ट? कॉमन सेंस नहीं है, कानून में भी लिखा हुआ है ये। कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात हो कि अरे यार ये मुझे लग रहा है कि ये कर पाएगा, तो फिर बात है, तुम्हें लग रहा है क्या कि वो कर पाएगा? नहीं बताओ ना कैसे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है सर, थोड़ा बहुत दिक्कत है, पूरी पागल है। अग्रीड। तो अगर थोड़ा बहुत पागल कैसा होता है? थोड़ा बहुत मतलब जितना नेसेसरी है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मैं तुमको बताता हूँ, इसका है, इसका ऐसा है कि मान लो कि दिन में 1 घंटे भी वो होश में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस समय कर रहा है उस समय पागल नहीं होना चाहिए। नहीं आया समझ? और यहाँ पर पागल के अलावा ड्रंकर्ड, इंटॉक्सिकेटेड भी यूज़ किया है ना। अगर उस समय आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ना? फिर एलियन एनिमीज, फॉरेन सॉवरेन्स, दूसरे देश, एक ऐसे देश का व्यक्ति जिससे देश से लड़ाई चल रही है करेंट में, समझ रहा है? जैसे पाकिस्तान चल रही है कि लड़ाई नहीं, वॉर कुछ भी बोल देता है यार, सोच समझना। कोई कंट्री है, समझ रहा है, जिसका कोई नागरिक है, कोई कंट्री जिससे कि हम वॉर में हैं करेंटली, उसका कोई एक नागरिक, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे यूक्रेन रशिया, तो ये हम वो नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं हम। अरे सुन वहाँ एग्जांपल के क्या? तौर सामने पे बता देते सर। हाँ ठीक है ना। चलो, फॉरेन सॉवरेन दूसरे देश से आए हुए जो राजा वाजा या मंत्री हैं, वो सब। कन्विक्ट्स मतलब जो जेल में, ये सब पढ़ेंगे अपन लोग, प्रॉपर आएगा ये टॉपिक इसका, ठीक है। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब गवर्नमेंट नहीं मना करती, तू नहीं खरीदेगा। बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस भी है ना। अब जैसे कंपनी है, फर्म नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कंपनी कर सकती है, उतना कर सकती है जितना कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ये सब पढ़ोगे आप इस साल, कंपनी वाला है। आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने। कंपनी एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट होता है बिजनेस वर्ल्ड में, लीगल, फर्म नहीं होती, ठीक है ना। अकाउंट्स में सब, इंडिविजुअल का भी बिजनेस बिजनेसमैन से अलग होता है। लॉ में सिर्फ कंपनी बिजनेसमैन से अलग होती है, ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन जो है वो क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, जिन चीज़ों का लेन देन होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, उसको क्या बोला जाता है, कंसिडरेशन। इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बोथ साइडेड कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा ऐसा होता है
कि भाई कुछ आप कर रहे हो, कुछ हम कर रहे हैं प्रोवाइड, बी इट गुड्स बी इट सर्विस। आ रहा है समझ में? ये कोई भी राइट, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी बेनिफिट, समझ में आ रहा है? कोई भी लॉस, कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा कुत्ता देख लो 2 दिन के लिए, आ रहा है समझ में? दैट इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेशन। बस ये कि दूर रहना, मना करना, आ रहा है समझ में? कि तुम मूवी देखने मत जाना, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो नहीं जाना इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन, दैट इज़ फोरबियरेंस। ठीक है, कुछ करना भी कंसिडरेशन होगा, कुछ प्रोवाइड, कुछ प्रोडक्ट देना भी होगा, और कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन होगा। अगर म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं, मान लीजिए सिर्फ मैंने बोला है कि ये करना है, तो वो कंसिडरेशन कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होना म्यूचुअल एक्सचेंज, होना चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि अगर सिंगल साइडेड कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस में है, ये बात हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, लॉ है जैसे सिंगल साइडेड है। मतलब मैं तुमको 100 रुपये दूँ बस, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझ में आ रहा है? मैंने वादा किया मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, मैं मुकर सकता हूँ इस बात से, पर अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ और ये हो गया वादा, तो फिर मेरे ऊपर भी ऑब्लिगेशन है, तुम्हारे ऊपर भी, ठीक है? फिर A agrees to sell his books to B for ₹100. B promises to pay ₹100 is the consideration for A's promise to sell his books. जो म्यूचुअल एक्सचेंज है जिन चीज़ों का, वही क्या है? कंसिडरेशन। फिर लॉफुल का, ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली, मैं बस दोबारा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जनरल में बता रहा हूँ। तो किसी भी कानून में कोई चीज़ मना है, उस चीज़ को आप कंसिडरेशन के तौर पर नहीं देख सकते, है ना? जैसे किसी को मारना पीटना, कि भाई उसका सर फोड़ दो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, ये वैलिड नहीं है। तुमने 1000 रुपये दिए, उसने सर नहीं फोड़ा, तो तुम केस नहीं कर सकते कि अरे इनसे बात हुई थी, इनने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, हाँ ठीक है ना? डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ऊपर वाले जैसे ही है ना? फ्रॉड्यूलेंट, किसी को फ्रॉड, किसी के खिलाफ फ्रॉड करना है आपको, तो वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। किसी की प्रॉपर्टी या पर्सन को इंजरी हो जाए, ऐसा कोई अग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा। इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो भी क्या होगा? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा जेनरिक बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब के पूरे डिटेल में चैप्टर पढ़ने हैं। ये हर एक बात जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेलिंग है आगे, आ रहा है समझ में? अभी तो ये सब साइड हेडिंग्स है, क्लियर है? क्योंकि अपन लोग पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो पूरा इधर पे डिस्कस कर रहे हैं। इलीगैलिटी के कारण क्या होता है? एक अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, किसी को मारना पीटना, कत्ल करना, समझ में रहा है? इसका अगर आपने अग्रीमेंट किया तो वो क्या है? वॉइड। ये कह रहा है कि भाई उसके पास चोरी का इल्जाम है, उसका केस ड्रॉप कर देंगे। चोरी का आप केस ड्रॉप नहीं कर सकते, आ रहा है समझ में? क्योंकि वो पब्लिक ऑफेंस है। अगर मान लो कि मेरा पर्सनल लेवल पर किसी के साथ ऑफेंस हो, तो मैं उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, पर चोरी आपके घर में भले ही हुई है, बट वो चोर जनता के लिए बुरा है, इसलिए आप उसका केस ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अगर आपने बोला कि नहीं तुम्हारे पे केस ड्रॉप कर देंगे, हमारी चीज़ें दे दो, तो ये इलीगल हो गया, ये नहीं कर सकते। अब आप समझ में आ रही है क्या बात? देखो कर सकते हैं, पर लीगली गलत है ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना। फिर कोई चीज़ लीगली गलत है तो वो नहीं कर सकते आप ये कर सकते हो, किसी को भी कुछ मना करने का अग्रीमेंट आप कर सकते हो कि तुम ये मत करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम ये नहीं करेंगे, तुम पैसे दे देना, इट्स फाइन, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप किसी को बोले कि किसी ने चोरी किया, आपने बोला कि तुम हमको सामान दे दो और हम तुम्हारे ऊपर केस ड्रॉप कर देंगे, ये कानून ने बोला कि नहीं, ये नहीं कर सकते आप, केस ड्रॉप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चोर अब पब्लिक लेवल का चोर है, समझ में आ रहा है? तो ये आपकी पर्सनल बात नहीं है, इसलिए आप उस केस को ड्रॉप नहीं कर जैसे सकते। कि अगर किसी को पता नहीं, सिर्फ चोर और सामने वाले इंसान को पता है कि उसने चोरी की, नहीं, मेरा पॉइंट, फिर तो लीगल जाने की बात ही नहीं है, फिर तो एक्ट हिट ही नहीं हुआ, जेनरिक बात ही करते हैं अपन लोग। नहीं ऐसे पर्सनल में तो कोई खून कर दे, नहीं पता है, समझ में आ रहा है? वो नहीं। आप ऐसे समझो कि मान लो कि ये नहीं हो रहा, मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया या मेरे से किसी का कुछ नुकसान हो गया, सुनना रहे, तो वो कह रहा है कि भैया तुम मेरा नुकसान भर दो, मैं तुम पे केस नहीं करूँगा, ये वैलिड है, समझ आ रही है बात? तो केस ड्रॉप करना इलीगल नहीं है, चोरी का केस ड्रॉप करना क्या हो गया? ड्रॉप करना क्या होगा? कि भाई मैंने तुम पे कोर्ट में केस कर दिया, अब तुम जेल जाओगे, तो तुमने बोला ये केस वापस ले लो, तुम्हारा जो नुकसान हो हम भर देंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट टाइप का हो गया। ये एग्जाम्पल ही है ना बेटा, समझो कि क्या हुआ, तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया ना मुझसे,
मैं बोल रहा हूँ कि मैं नुकसान भर दूंगा। अब मैं क्या टेबल ले लूँ कि टेबल तुम्हारी थी हमसे टूट गई तो इसके पैसे हमसे ले लो, हम तुम पे केस नहीं कर रहे। यही तो एग्जांपल हो गया ना फिर। सेटल करके मैं अरे उसका डाउट है, फिर मेरे को उसका क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर तो अपना डाउट पूछना, देखो क्लियर हुआ क्या? हाँ पक्का? हाँ अब अपना डाउट पूछ कुछ है तो। सर मतलब मैं भी यही पूछ रहा था जो पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? केस ड्रॉप करना वही जो आपने बता दिया, मैं देखिए ड्रॉप हो गया क्लियर। चलो, दिस अग्रीमेंट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल सो void। क्लियर है? A agrees to sell his house to B in exchange of for 100 grams of cocaine। ये क्या है? void, क्योंकि कोकेन इलीगल है, पता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है क्या? इनवैलिड, वो क्या होंगे? void। ठीक है ना। तो दिस अग्रीमेंट मस्ट नॉट फॉल अंडर द इलीगल और void कैटेगरीज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द लॉ। देखो क्या कह रहा है ये, अगर इलीगल या वॉइड हो गए, ठीक है ना, तो क्या होगा? मतलब तो आप वो कर ही नहीं सकते। एक तो इलीगल वाला पढ़ लिया अपन लोगों ने, एक है सिर्फ वॉइड की कैटेगरी, नहीं है याद, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि शादी से मना करने वाला, किसी बिजनेस को करने से मना करने वाला, ठीक है ना। भूल ही गए हो क्या तुम लोग? हाँ वो वाला। अरे मैं किसी के साथ अग्रीमेंट करूँगी तुम शादी मत करना, 1 लाख रुपए ले लो, ये अग्रीमेंट वॉइड है। सर वो उसका भी राइट है मतलब इसलिए। हाँ ठीक है, लेकिन और कि तुम ये वाला बिजनेस मत करो, ये वाले सारे एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? लॉ में लिखे हैं कि ये क्या है? वॉइड है। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन टॉपिक अभी वो है नहीं। समझ में आ रहा है? तुम लोग एकदम बिल्कुल ही भूल गए हो ना, गैप हो गया है 3-4 दिन का। इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये टोटल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इलीगल वर्सेस वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल हो और वॉइड हो तो अंतर क्या आएगा? इलीगल होता है पनिशेबल, वॉइड सिर्फ इनवैलिड होता है। किसी को शादी करने से रोकने वाला एग्रीमेंट क्या है? वॉइड या इलीगल? वॉइड। समझ में आ रहा है? किसी को बिजनेस करने से रोकने वाला वॉइड या इलीगल? वॉइड। लेकिन किसी को मारने पीटने वाला एग्रीमेंट क्या है? अंतर क्या है? कि इलीगल में कुछ सज़ा मिलेगी, वॉइड में सिर्फ इनवैलिड हो जाएगा, कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी। आया समझ? ठीक है ना। थ्रेट टू मर्डर, डिफेमेशन, डीलिंग इन बैन ड्रग्स, ये सब इलीगल है। वॉइड क्या है? जिसका लीगल इफेक्ट नहीं है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एक्सेट्रा। डाउट है इसमें कुछ? थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग, पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, ये सब क्या है? कुछ इलीगल है, कुछ वॉइड है। आ रहा है समझ में? इलीगल जो किसी कानून में मना है, पनिशेबल है, वॉइड सिर्फ कैंसिल है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो बेटा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर अपन वैलिडिटी के बेस पे बात करें तो वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनफॉर्चुनेट। अगर अपन फॉर्मेशन के बेसिस पे बोलें तो एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉजी, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोलें तो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के फिर फर्दर 2 टाइप है। तो पॉइंट ये है कि ये बेसिस अलग अलग है। ये इतने टाइप नहीं है कि तुम बोलो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9, ये नहीं है। नहीं 3 टाइप के नहीं, 3 बेसिस हैं। इंसान 2 टाइप के होते हैं, अच्छे और बुरे, और इंसान 2 टाइप के होते हैं, गोरे और काले। समझ रहे? तो 4 टाइप के हुए कि 2 टाइप के हुए? कितने टाइप के हुए? 2 बेसिस हुए, दोनों बेसिस के 2 टाइप है। इंटेलिजेंस के बेसिस पे 2 टाइप के हैं और रंग के बेसिस पे 2 टाइप के हैं। नहीं आया समझ में? तो वैलिडिटी के बेसिस पे वो नीचे उसके हाँ, जितने भी तो हैं, आप इसको बोल ही नहीं सकते कि कितने टाइप के हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का बिल्कुल सिंगल बेसिस रहता तो आप उसको बोल दो कि हाँ इसके 4 टाइप है, 3 टाइप है। पर इसको आप 4 या 3 टाइप में आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे। आपको क्या पहले बोलना पड़ेगा? बेसिस, और उसके बाद फर्दर फिर इसमें 3-4 टाइप होंगे। क्लियर है?
हाँ लेकिन ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्या आगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेसिस आ गया ना, हाँ तो बेसिस आ गया। ये बाकी इतने सारे टाइप पढ़ने चालू हुए नहीं आया समझ में। आगे। वैलिडिटी के बेसिस पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड सबसे कॉमन टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कब मानेंगे किसी को? फेयर डील हो रही एग्रीमेंट हो, जब सारे उसके जो मैटर्स जो अभी अपन लोगों ने पढ़े जितने सारे, मतलब ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, प्री कंसेंट होनी चाहिए, है ना, ठीक है ना, तब क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एन अग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, फिर A asks B if he wants to buy his bike for rupees 50,000. B agrees to buy the bike. है ना, ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल, ये नॉर्मल बात है। अब है void contract. What is void contract? जो बन ही नहीं सकता, जैसे मैरिज वाला और नहीं, तो which is ध्यान से। invalid but शुरू से valid नहीं है। नहीं वॉइडेबल हाँ, सुनो ध्यान से। void जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है void contract, एक होता है void agreement. void agreement जो होता है वो शुरू से इनवैलिड होता है। void contract जो रहता है वो शुरू में वैलिड रहता है, इवेंचुअली इनवैलिड होता है। ठीक है, तो ये शादी वाला वॉइड अग्रीमेंट है। हाँ, एग्रीमेंट क्योंकि वो तो लिखा हुआ है कि वैसा वाला बनाओगे ही नहीं। void contract क्या होता है? मैंने तुमसे एक कार खरीदी, समझ में रहे, फिर वो कार मान लो कि चोरी हो गई, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कहलाएगा क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब तो बिना आगे सोचे, ही- देखो मुझे तुम्हारे बोलने से कोई समस्या नहीं है, मुझे समस्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से आ रहा है समझने। ठीक है ना, तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जो भी चीज़ तुम बोल रहे हो उसको सोचना है पहले, बोलने के बाद सोचना नहीं है। कानून में ये नहीं चलता बेटा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा सबसे पहले ही घुसते ही। समझ में आ रहा है? सर जैसे आपने एक एग्जांपल बताया था, जो घोड़ा बेचता है, एक को बेचा, फिर वो मर गया। बोल दिया तो वो उसके जिसको बोला था उसने उस दूसरे को बेच दिया, क्योंकि वो उसको पसंद बेटा नहीं वो था। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाला मैटर था। समझ में आ रहा है? वो एग्जाम्पल क्या था? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाला। अभी मैं एक सिंपल सा पॉइंट तुमको बता रहा हूँ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझो, किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मतलब अगर घोड़ा मर जाएगा तो फिर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो बना तो वैलिड है, जैसे घोड़ा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड है, फिर घोड़ा डिलीवर करने से पहले वो मर गया, तो अब घोड़ा डिलीवर करना इम्पॉसिबल है ना, तो ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो बना तब वैलिड था, किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट बनने में किस कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड था, बना तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में फिर निभाने से पहले कैंसिल हो गया, तो वो क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो बन ही नहीं पाएगा, जो बनने के Void बाद जैसे agreement। ए और बी की बात हुई कि कार उसकी खरीदेगा बी, तो ए ने बी को बेच दी, उसके घर पे भी आ गई, पर फिर आने के बाद कुछ दिनों बाद बी से चोरी नहीं आने के बाद तो खत्म हो चुका है तो ना valid contract। भाई। मैंने तुमको कार बेची, अब तुम्हारी 1 साल बाद बढ़ जाए तो तुम मेरे पास थोड़े जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैंने कार दी ही नहीं तुमको, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उससे पहले ही कार चोरी हो गई, तो फिर मैं कार डिलीवर ही नहीं कर पा रहा ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कैंसिल, पैसे वापस हो जाएंगे। समझ में आ रही है ये बात? तो ये बना तब वैलिड था, लेकिन जो शादी वाला है, शादी से रोकने वाला, वो क्या है? वो void agreement। वॉइड एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वो बन ही नहीं पाया, वो शुरू से क्या है? उसको क्या कहते हैं? वॉइड Void एग्रीमेंट। agreement। आ रहा है समझ? इसको क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल होता है जब किसी एक पार्टी के एंड पर कैंसिलेबल होता है, उसके अलग ग्राउंड्स। ठीक है ना? A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. अगर इलीगल या इम्पॉसिबल होने के कारण उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया? एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड था, बाद में अनएनफोर्सेबल हो गया कुछ पर्टिकुलर रीजंस के कारण। ये रीजंस क्या हो सकते हैं? इम्पॉसिबिलिटी, इलीगैलिटी।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। इनिशियली वैलिड हो सकता है, बट सम इवेंट और चेंज इन सर्कमस्टेंसेज मेक्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और अदरवाइज अनएनफोर्सेबल। ठीक है। मतलब जैसे ए और बी कोई कार वाला, तो ए ने बी को बेची, पर बेचने पता उसके घर तक पहुंचने से पहले चोरी हो गई, तो अगर बी गया कोर्ट के पास कि इसने वो कार नहीं दी, तो कोर्ट भी इन्फोर्स नहीं कर सकती है के ऊपर कि आप तुमको देनी है कार। तो ये इस एग्रीमेंट को मान लेंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया। अब आपको अगर पैसे मिल चुके हैं तो आप वापस कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल को छुआ ही नहीं, क्योंकि अब आप परफॉर्म कर पाओ, ऐसा इम्पॉसिबल है। इस चीज पे मतलब बी ए को कोर्ट नहीं लेके जा सकता। भाई देखो ए क्या कर रहा है, मान लो ए ने जानबूझ के इधर उधर कर दी, तो फिर वो ए को लेकर के जा सकता और है। अगर चोरी हुई है तो फिर तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा कर भी नहीं सकता ना। वो कोर्ट में क्या लेकर के जाएगा मुझे बताओ। जैसे कार चोरी हो गई ए के पास से, बी क्या बोलेगा कोर्ट को कि ये क्या कर रहा है? पैसे दिया, दी नहीं गाड़ी, तो भाई चोरी हो गई ना, क्या करे अब वो? बट अगर उसने प्रूफ दे दी कि इसने चोरी करवाई है, फिर हो सकता है। अरे वो अलग मैटर है ना, एक केस एक बार में डिस्कस करो, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि चोरी हो गई, अब क्या कर लेगा बी? बी मतलब कि बोलो कि मेरे को दूसरी गाड़ी दे या पैसे वापस कर। दूसरी गाड़ी कहाँ से ला के देगा? अगर ए मतलब पैसे वापस भी नहीं कर रहे क्योंकि सारे पैसे तो देखो आप सुनो, कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हुआ है ना तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। इस बात के लिए तो केस हो ही पैसे सकता वापस है। करने की चीज इन्फोर्स हो जाएगी ए को। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। पर पैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तुम देखो पूरा केस सॉल्व करने मत जाना इंडिविजुअल प्रोविजन में। इंडिविजुअल प्रोविजन में हमेशा क्या करना, इंडिविजुअल प्रोविजन समझना। ये होने के बाद क्या ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि हाँ ये सिचुएशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की है, छोड़ दो, क्योंकि अब हम केस सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें ऐसे प्रोविजन सेट होंगे जो तुमने अभी पढ़े नहीं, और मैं उसका डिस्कशन भी कर दूंगा तो तुम्हारे समझ में नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना। क्योंकि ये कार देना ये परफॉर्मेंस वाला मैटर है जो कि चैप्टर 4 था। क्लियर? बड़ी छोटी चीज है। जो मतलब सबसे आखिरी पार्ट में बाइफरकेशन में पड़ी सबसे आखिरी। नहीं नहीं बीच में ही है, मतलब हाँ ठीक है, बाद में ही पढ़ेंगे लेकिन यही जो तीसरा परफॉर्मेंस है इसमें पढ़ेंगे ये चीज। ये तो अभी पढ़ लेंगे सारे। ये सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा चैप्टर में बात कर रहा हूँ जिसमें हर एक की पूरी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट ना। बिल्कुल सही, उसी की डिटेलिंग है। वही तो जैसे भी आपने कार का एग्जांपल दिया ना कि कॉन्ट्रैक्ट में ए बी को कार बेचेगा और कार अगर बीच में चोरी हो गई तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर जैसे बी ने अगर ऐसे एडवांस पेमेंट कर दिया तो उसको पेमेंट वापस मिल जाएगी। वापस मिलेगा। ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आपका कैंसिल हो जाता है। ए एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर, तो वो वैलिड है, लेकिन फिर ए की डेथ हो गई, एक्स की डेथ हो गई तो क्या हो गया ये? कैंसिल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सप्लाई 10 टन ऑफ शुगर, बिफोर सप्लाई फैक्ट्री में आग लग गई, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये जो लिखा है ना ये फालतू बात है। ये वर्ड खेलनी होती है ना, जैसे एकदम डिक्शन पे खेलते हैं, जैसे कि मतलब तुमने तो बोला था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसी तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। तो बोल रहा है कि ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा। पर हमें उस सिचुएशन को कैसे समझाएं जिसमें कि वो वैलिड है और फिर वो कैंसिल हो गया, तो हमने बोला उसका नाम रख देते हैं क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ वॉइड नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है सामने। वॉइडेबल क्या होता है? कैंसिलेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट बनने में फ्री कंसेंट की कुछ समस्या रही है, ठीक है ना। फ्री कंसेंट की समस्या रही है क्योंकि ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या मेंटली किसी को इन्फ्लुएंस किया है या झूठ बोला है, इस कारण से एक बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के एंड से वॉइडेबल है जिस पार्टी के साथ, है ना। वॉइडेबल एग्रीमेंट और इसमें क्या डिफरेंस है? किसमें? वॉइडेबल एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, सर सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल एग्रीमेंट जैसा कुछ नहीं होता। पहले पढ़ा था
नो सर मतलब होता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पहले आपने voidable agreement बनाया। अरे भाई काफी अग्री थोड़ी ना हुआ वो। भरोसा रखो, नहीं होता। मैं इसी को वॉइडेबल अग्रीमेंट भी बोल दूंगा ना। वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया था। void तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा है क्या? कुछ समझ नहीं पाया। नहीं नहीं, मैं समझो, मुझे पता है कि क्या समस्या है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल एग्रीमेंट में वॉइडेबल एग्रीमेंट जैसा कुछ नहीं होता। क्या तुम इस बात को मानने के लिए तैयार हो? ठीक है, तो फिर डिफरेंस का सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्लियर नहीं हुआ क्या? कुछ समझ सर, गए ये जो ना? अभी तुम क्या बोल रहे थे, आपने- क्या समझ नहीं आया इसको? अरे उसको ये समझ नहीं आया कि एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट कुछ होता है। हाँ ठीक है। सर ये जो अभी आपने बोल के बातें की, उसको कन्विंस किया, वो कन्विंस हुआ, ये जो आपने किया ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं, कंसिडरेशन कहाँ है इसमें? मान गया ना वो। ये बातचीत है ना, कंसिडरेशन क्या है? अच्छा, मैंने ये किस चीज़ का आदान प्रदान किया? Thoughts का- लेन देन क्या हो रहा है? thoughts का- अबे फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं अपन लोग, समझ आ रहे हैं? ठीक है, Acceptance है। कॉन्ट्रैक्ट है, इल्यूजन ही नहीं हो होना रहा। चाहिए ऐसा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मान लो कि मैं बोलूँ नाच के दिखा, फिर मैं 10 रुपये दूंगा, तो इसमें एंटरटेनमेंट हुआ ना, समझ में आ रहा है? सिर्फ थॉट एक्सचेंज करने में तो हर बातचीत करने वाले में क्या हो जाएगा? तुम मेरी बात से अग्री कर रहे हो और मैं किसी व्यक्ति को कुछ ऑफर कर रहा हूँ, उस बात को वो अग्री कर रहा है और फिर वो उस अपने वादे को पूरा कर रहा है और मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें ज़रूरी है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आए समझ में? ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुनो, मैं किस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। सुनो, हम लोग इस पूरे कानून में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब हमने कहा कि भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की ही हम बात करेंगे, पूरे एक्ट में हम किसकी बात करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की। पर हमको सबसे शुरू में एक बाइफरकेशन चाहिए था कि कुछ चीज़ें जो है ना उसको हम लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाएंगे। तो हम जिन चीज़ों को लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाएंगे उनका हम नाम क्या रखें? तो हमने बोला कि वो सारे एग्रीमेंट हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो हम पूरे एक्ट में किसकी बात करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं तुम लोगों को पढ़ने के तरीके को लेकर के, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि ये समस्या शुरू में होती है, इवेंचुअली ठीक हो जाती है। किसी के डाउट्स पर डाउट नहीं लेंगे हम, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब जैसे तुमने डाउट पूछा तो मैंने तुमको समझाने के लिए एक बात की उसकी। अब उस बात में कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर मान लो प्रॉब्लम हुई तो वो एक डाउट बन गया। इसमें दिक्कत क्या होती है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे हम लोग बात कर रहे थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने बोला कि भाई, अगर मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि भाई ये मोबाइल जो है ये 512 GB रैम का है, ठीक है ना, खरीद लो 20,000 रुपये में, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये निकला 256 GB, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब क्या हुआ? अब ये तुम्हारे एंड पर कैंसिल है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो तुम बोलो कि भैया ये तो फ्रॉड हुआ ही नहीं, ये तो बस झूठ बोला। तो मैं बोलूँगा नहीं, झूठ बोलना ही फ्रॉड है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो फिर मैं, अब तुम इस बात को समझना कि हम लोग ओरिजिनली क्या समझ रहे थे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए तुमको क्या बताया कि अगर फ्रॉड है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, समझ में आ रहा है? अब तुम बोल रहे हो कि आपके एग्जाम्पल में ये फ्रॉड ही नहीं है क्योंकि तुम्हें नहीं पता फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है, समझ में आ रहा है? तो मुझे ये प्रूव करने मत लगाओ कि ये फ्रॉड है। कोई भी एग्जाम्पल बना लो जिसमें कि ये फ्रॉड है, क्योंकि मुझे समझाना फ्रॉड नहीं है, वो अलग चैप्टर में। मुझे समझाना है कि वॉइडेबल होता है अगर फ्रॉड होता है। फ्रॉड कब होता है ये अगला चैप्टर, जब हम इसी फ्री कंसेंट वाले चैप्टर को डिटेल में करेंगे। तो जिस पॉइंट पे आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ गए, तो जो टॉपिक चल रहा है
उस टॉपिक में उसी टॉपिक को समझना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? लेकिन ये इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि नॉर्मली इसके डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे बताने के बाद फिर समझ जाना कि अच्छा हाँ हम लोग ये नहीं पढ़ रहे थे, ये दिक्कत आएगी बट समझ जाना, मतलब क्लियर है। तो कभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। और अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका पार्ट परफॉर्म करने से ही रोक रही है, मतलब मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम अपना पार्ट जो निभा रहे हो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि भैया मुझे अपना नहीं निभाना, इस चक्कर में मैं तुम्हारा रोक रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे एंड पे ये कैंसिलेबल हो जाता है, ये एक अलग ही मैटर हो गया। और अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया टाइम पर तो तुम भी क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है ये समझ में? ठीक है। तो ठीक है, X promises to sell his scooter. Y obtained X's consent at gunpoint. X's consent is caused by coercion. This contract is voidable at X's option but not at Y's. If X chooses to treat it as valid, Y cannot back out. क्लियर है? ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस से अपन लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा रीड करके आना, समझ में आ रहा है?